स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करेंगे वायरोलॉजी को। सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ वायरसेस। सो वो ब्रांच बायोलॉजी की जो जिसमें हम सिर्फ वायरसेस को स्टडी करें, दैट इज कॉल्ड एज वायरोलॉजी। अर्लियर कॉन्सेप्ट, तो आपको पता है डियर स्टूडेंट, शुरू में जस्ट एक कॉन्सेप्ट था, यानी कि ऐसा नहीं समझा जाता था कि जो वायरस है ये कोई मखलूक है, ये कोई क्रिएशन है, कोई क्रीचर्स है। बस जस्ट एक मतलब कि एक नोशन के तौर पर इस्तेमाल होता था, एक अलामत के तौर पर एक वर्ड इस्तेमाल करते थे। जैसे हम लेट्स सपोज कहते हैं डेंजर, एक वर्ड है डेंजर, बाद में उसी डेंजर जो वर्ड हम अब यूज कर रहे हैं खतरे के लिए, बाद में वो किसी जानवर का नाम रख दें या किसी प्लांट का नाम रख दें, एनीथिंग। इसी तरह से शुरू में बहुत अर्लियर कॉन्सेप्ट है कि एट द टाइम ऑफ लुइस पास्चर एंड रॉबर्ट कॉश, इनके औकात में, इनके दौर में जो वर्ड वायरस था, इट वाज जनरली रिफर्ड टू एज अ पॉइजन, एक जहर जो डेथ और डिजीज कॉज कर सकता हो। अ पॉइजन एसोसिएटेड विद डिजीज एंड डेथ। तो कोई भी ऐसी जहरीली चीज जिसकी वजह से कोई बीमारी हो जाती हो या जिसकी वजह से कोई मौत वाकई हो सकती हो, तो उसको जनरली कहा जाता था वायरस। और वायरस के हवाले से अगर हम देखें थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, सो इट इज अ लैटिन वर्ड, याद रखना आपने एमसीक्यूज के लिए। लैटिन, या मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा एलटी, इट मींस लैटिन। लैटिन वर्ड है वेनम, वेनम, और वेनम का मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड, जहरीला मवाद। क्लियर? सो दैट इज आल्सो एन एमसीक्यू। लेकिन जो आज प्रेजेंट डे कॉन्सेप्ट है, इसका जो प्रेजेंट डे नोशन है, आज के दौर में, आज की डेट में हम वायरसेस के हवाले से क्या जानते हैं, दैट दे आर द पार्टिकल्स, दे आर पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब वो न्यूक्लिक एसिड, इसमें डीएनए भी हो सकता है और इसमें आरएनए भी हो सकता है, ठीक है, ऑफन विद अ प्रोटीनेशियस कोट और प्रोटीन कोट। सो कोर में, सेंटर में, यहां पर याद रखना है, इन द कोर, कोर का मतलब सेंटर, सेंटर में डीएनए या आरएनए, मतलब किसका न्यूक्लिक एसिड, मतलब किसका जीनोम होगा, और उसके ऊपर कवर्ड विद प्रोटीनेशियस कोट और प्रोटीन कोट। क्लियर? जिसको आगे चलकर हम डिस्कस भी करेंगे, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। क्लियर? अब आते हैं जरा इसकी थोड़ी सी शुरू से डिस्कवरी के हवाले से। तो पहले तो हमने बात करी कि लुइस पास्चर और रॉबर्ट कॉश के जमाने में क्या समझा जाता था। अब आते हैं जरा एडवर्ड जेनर। सो एडवर्ड जेनर इन 1796, पहले भी डिस्कस हो चुका है, दोबारा यहां पर डिस्कस होगा। ही वाज द फर्स्ट फिजिशियन, बेसिकली ही वाज अ फिजिशियन, ये डॉक्टर था, ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये कहानी कुछ इस तरह से है, अब मैं आपको बता देता हूं। सो कहानी कुछ इस तरह से है कि इस दौर में 1700s का जो सा लेट है और खास तौर मिड और लेट के दरमियान, देयर वाज अ डिजीज दैट इज कॉल्ड एज स्मॉल पॉक्स। और स्मॉल पॉक्स जो है, इसका ओरिजिन भी चाइना से हुआ, जैसे कोविड का ओरिजिन समझा जाता है कि चाइना से ही हुआ था, ठीक है, इन 2019, इसलिए हम उसको कहते हैं कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज 2019। इसी तरह से 12वीं सदी में, इन 12th सेंचुरी बीसी बिफोर क्राइस्ट, सो चाइना से ये एपिडेमिक की शक्ल में यानी कि फैली ये बीमारी। अब डियर स्टूडेंट, ये जो डिजीज है, ये इतनी फैली कि काफी हद तक खतरनाक साबित हुई। जिस तरह आजकल आपने देखा कि कुछ अर्सा पहले कोविड यानी कोरोना ने बहुत तबाही फैलाई। एक इसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, ठीक है, हमारे सांस के लेने से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ज्यादातर इसमें इफेक्ट होता है। इसी तरह से खांसी नजला जुकाम, जैसे फ्लू हो जाता है, फ्लू वायरस भी है। अब फ्लू होता है तो कुछ ही दिनों के अंदर, विद इन 3 days और 4 days और 5 days, डिपेंडिंग अपॉन द इम्यूनिटी ऑफ द पर्सन, वो ठीक हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो इसकी वजह से आमतौर पर कोई डेथ नहीं होती, यानी कि फ्लू की वजह से आमतौर पर डेथ नहीं होती इंसानों में। लेकिन जो कोरोना वायरस है, देखिए इसने कितनी तबाही मचाई। तो उन वक्तों में जब ये एडवर्ड जेनर का जो दौर था, उस वक्त स्मॉल पॉक्स बिल्कुल ऐसे ही था जैसे आज कोरोना वायरस, या से कुछ अर्सा पहले कोरोना वायरस की जो सिचुएशन थी, इससे लोगों की डेथ भी हुआ करती थी, ठीक है। उसी दौर में एक और बीमारी थी, दैट वाज अ काउपॉक्स। तो यहां पर काउपॉक्स ऐसे ही जैसे आजकल फ्लू, मतलब काउपॉक्स हुआ। काउपॉक्स बेसिकली ये वो कैटल्स की डिजीज है, काउस में, और वहां से आगे इंसानों में ये ट्रांसमिट हो जाती है। वो पॉक्स फैमिली है ना, पॉक्स, तो पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, काउपॉक्स, चिकन पॉक्स, ये फैमिली पूरी पॉक्स वायरसेस की, ठीक है। तो ये इंसानों में भी मुंतकिल हो जाता है काउपॉक्स। तो ही वाज अ फिजिशियन, एडवर्ड जेनर। इसने नोट क्या किया, क्योंकि आपको पता है कि बायोलॉजिकल मेथड में सबसे पहली चीज ऑब्जर्वेशन ही तो होती है। तो इसने ऑब्जर्व ये किया कि ऐसे पेशेंट जिनको काउपॉक्स होता था, उनको आमतौर पर स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। दैट वाज हिज ऑब्जर्वेशन। लेकिन वो इस पे काम करना चाहता था। अब उसने हाइपोथेसाइज किया, तो हम ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसाइज किया कि ऐसे लोग जिनको काउपॉक्स हो जाए, उनको बाद में स्मॉल पॉक्स नहीं होता। लेकिन अब हाइपोथेसिस को प्रूव कैसे करना है, दैट इज बाय द एक्सपेरिमेंटेशन। अब इस एक्सपेरिमेंट के लिए फिर जाहिर बात है कोई इंसान चाहिए, खासतौर पर ये इंसानों में वो डेथली कंसिडर होने लगी, ये बीमारी खतरनाक साबित हुई। अब क्या होगा कि इसने एक वहीं पे किसी इलाके में एक फीमेल से बात की, किस तरह से आई एम कि मेरे पास एक हाइपोथेसिस है, मैंने इसे ऑब्जर्व किया है कि ऐसे लोग जिनको काउपॉक्स हो जाए उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता, तो इसके लिए इफ यू वॉलंटियर योर सन, उसका बच्चा था, उस औरत का 8 साल उसकी उम्र थी और उसका नाम था जेम्स फिप्स। तो हो सकता है कि अगर मैं इसमें कामयाब हो जाऊं तो कई लोगों की जान बच सकती है इससे, ठीक है। सो उसने सोचा कि अगर मेरे एक बेटे की जान को खतरा में डालकर कई अगर दुनिया में कई लोगों की जान बच सकती है, सो इट इज रीजनेबल, ठीक है, तो मैं ये रिस्क ले सकती हूं। तो खैर उसने वॉलंटियर किया। तो जेम्स फिप्स को एडवर्ड जेनर ने, यानी कि जो फिजिशियन था उस वक्त का, उसने क्या किया कि उसको इनोकुलेट किया विद द मटेरियल फ्रॉम द काउपॉक्स लेयन, फ्रॉम द काउपॉक्स लेयन।
वो इसी तरह से बीमार हुआ, जैसे फ्लू से हम थोड़ा बहुत बीमार होते हैं, फिर उसके बाद ठीक होते हैं, और उसके कुछ दिनों के अंदर वो ठीक हो गया। अब उसने 6 हफ्ते वेट किया, और 6 हफ्ते के बाद उसी बच्चे को, यानी जेम्स फिप्स को, उस 8 साल बच्चे को 6 हफ्तों के बाद, आफ्टर 6 वीक्स, ही इनोकुलेटेड स्मॉल पॉक्स। लेकिन उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। मतलब कि जो उसकी ऑब्जर्वेशन थी कि किसी को अगर काउ पॉक्स हो जाए तो उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होता, वो दुरुस्त साबित हुई। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि साइंस एक आध एक्सपेरिमेंट पे या एक आध तजुर्बे पे नहीं मानते। वो कहता है हो सकता है एक्सीडेंटली हो गया हो। तो फिर उसने इसको रीप्रूफ करने के लिए 23 और लोगों को, यानी 23 अदर पर्संस, उसने सेम प्रोसीजर रिपीट किया और उसको सेम रिजल्ट्स मिले। सो इसी वजह से मतलब कि ये सारे वो फिर एक तहलका मच गया इसकी मेडिकल की साइंस में कि ये जो मटेरियल लिया था, कहां से लिया था? फ्रॉम द काउपॉक्स लेगिन। तो काउ को लैटिन में क्या कहते हैं? वैका। तो उस मटेरियल का नाम क्या रखा है एडवर्ड चेनर ने? वैक्सीन। क्लियर? और याद रखिएगा, जो वर्ड है वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन वो इसका बनाया हुआ नहीं है, दैट इज बाय द लुइस पैस्चर। सो लुइस पैस्चर ने पहली दफा वर्ड इस्तेमाल किया था वैक्सीनेशन का, कि इनोकुलेशन ऑफ दैट वेरी मटेरियल। क्लियर? सो इंजेक्टेड जेम्स फिप्स 8-year-old boy with material removed from cowpox lion, injected smallpox after 6 weeks, and the boy didn't get the smallpox. He repeated the same experiment on 23 other people or persons, and the result was same. Here, तो दुनिया में सबसे पहली जो वैक्सीन बनी, दुनिया में सबसे पहली, वो एक वायरल डिजीज के खिलाफ ही बनी, और वो वायरल डिजीज कौन सी थी? दैट वाज स्मॉल पॉक्स। क्लियर? आइए अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। तो 1796 के बाद काफी अर्सा इसके ऊपर कोई खास मतलब कि प्रोग्रेस नहीं हो सका। फिर उसके बाद 1884 के अंदर, 1884 के अंदर चार्ल्स कैम्पबेल, ही वाज वन ऑफ द एसोसिएट्स ऑफ लुइस पैस्चर, ये लुइस पैस्चर का एसोसिएट था। सो 1884 में उसने क्या किया कि ही वाज वर्किंग ऑन रेबीज। रेबीज आमतौर पर पागल कुत्तों के काटने से होती है। रैबिट डॉग्स, फॉक्स, कैट्स एंड सम बैट्स एंड सम अदर एनिमल्स। सो ये याद रखना है, रेबीज इट इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ रैबिट डॉग्स, फॉक्सेस, कैट्स, बैट्स एंड अदर एनिमल्स। ये एमसीक्यू के लिए मार्क कर लें, ठीक है? तो इनके काटने से ये बीमारी होती है, जिसमें हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पानी से खौफ आता है, पानी की आवाज सुन के, पानी को देख के इंसान की डेथ हो सकती है इससे। काफी खतरनाक है ये, ठीक है? तो ये इसके ऊपर काम कर रहा था। तो इसने क्या नोट किया चार्ल्स कैम्पबेल ने कि जो एजेंट है रिस्पॉन्सिबल फॉर रेबीज, रेबीज के लिए रिस्पॉन्सिबल जो एजेंट है वो पोर्सलिन फिल्टर्स में से पास कर जाता है। जो पोर्सलिन फिल्टर्स यूज हुआ करते थे, मुख्तलिफ साइज, पोर साइज के, उनका साइज होता था 100 to 1000 नैनोमीटर्स। क्लियर? तो जिसमें से छोटा बैक्टीरिया भी ना पास कर सके, उसमें से ये जो एजेंट्स थे रिस्पॉन्सिबल फॉर रेबीज वो पास कर गए। तो फिर उसने इनको क्या नाम दिया? फिल्टरेबल वायरसेस। ही नेम्ड देम एज फिल्टरेबल वायरसेस। अब कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है। सो इन 1892 there was another scientist by the name of Ivanovsky or Ivanovsky in 1892. अब ये साहब ये काम कर रहे हैं तंबाकू के पत्तों के ऊपर, ठीक है? तंबाकू के पत्ते काफी बड़े होते हैं, उसके ऊपर एक बीमारी हो जाती है, उसे कहते हैं टोबैको मोज़ैक डिजीज। मोज़ैक आपको पहले भी बता चुका हूं, आगे चलकर दोबारा एक दफा जिक्र आएगा कि टोबैको जो ये मोज़ैक जो है, मोज़ैक का मतलब होता है एक ऐसी आप तस्वीर बनाएं जिसमें पेंट की बजाय मुख्तलिफ रंगों के पत्थरों को जोड़ करके तरतीब देकर के आप कोई यानी कि तस्वीर बनाते हैं, उसे कहते हैं मोज़ैक पेंटिंग, ठीक है? तो इसी तरह से वो तंबाकू के पत्तों के ऊपर इसी मोज़ैक मैनर के अंदर कुछ डिजीज वो लेजेंड्स बन जाते हैं, उसे कहते हैं टोबैको मोज़ैक डिजीज। क्लियर? तो इसने क्या देखा कि टोबैको मोज़ैक डिजीज जो है उसके पत्तों के ऊपर वो उसको वहां से वो जहां पे वो पत्ता जिसके ऊपर वो डिजीज्ड पैच मौजूद था उसको उतारा, उसमें से उसका जूस उसको स्क्वैश किया, उसका जूस एक्सट्रैक्ट किया, और उसके जो जूस है उसको क्या किया कि हेल्दी दूसरे जो हेल्दी टोबैको लीव्स थे जिनको ये डिजीज नहीं थी उनके ऊपर उसको रब किया। तो उसने क्या वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि, और उसको जब पोर्सलिन फिल्टर से भी यानी कि वो फिल्टर किया उसने, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद इनको अब डिजीज नहीं होगी, बिकॉज ही वाज कंसीडरिंग दैट टोबैको मोज़ैक डिजीज इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया। लेकिन और बैक्टीरिया को पता है कि पोर्सलिन फिल्टर में से पास नहीं हो सकते। तो जब उसने जूस को फिल्टर किया पोर्सलिन फिल्टर में से, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब मैं अगर इसका जो जूस है उसको हेल्दी प्लांट पे लगाऊंगा तो वो नहीं होगा, लेकिन ऐसा ही हुआ। मतलब कि उसको उन जो हेल्दी प्लांट्स में भी डेवलप कर ली डिजीज। सो द वर्क ऑफ Ivanovsky 1892 extracted juice from the leaves of tobacco having tobacco mosaic disease TMD. He passed via porcelain filter, rubbed juice on the leaves of healthy plants expecting no disease to occur, but the healthy leaves developed the disease soon. तो अब क्या किया कि उसने कहा था एजेंट फॉर टोबैको मोज़ैक डिजीज वाज फिल्टरेबल, यानी को अगर फिल्टर ना होता तो फिर तो वो ये सही होता, यानी जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वो फिल्टर हो गया, वो फिल्टरेबल था, मतलब कि वो चला गया उसमें इनटू द फिल्ट्रेट। तो दैट इज व्हाई मैंने कितना छोटा साइज था उसका। अब आते हैं स्टूडेंट्स 1892 के बाद 1898 में, ठीक है? 92 के बाद 98 में एक डिजीज डिस्कवर हुई इसी तरह से छोटे छोटे ये फिल्टरेबल एजेंट्स की मदद से, जिनको फिल्टरेबल वायरसेस कहा गया। फुट एंड माउथ डिजीज, ये फुट एंड माउथ डिजीज इंसानों में भी होती है और बाकी दूसरे जो कैटल्स हैं उनमें भी होती है। मुंह के ऊपर यानी कि माउथ के ऊपर और हाथों पे और फुट के ऊपर खासतौर पर दाने से बन जाते हैं।
ठीक है। और इसके लिए भी जो एजेंट रिस्पॉन्सिबल है दैट इज माइक्रोस्कोपिक एंड अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, और वो जो है वो भी फिल्टरेबल। क्लियर। सो दैट वाज डिस्कवर्ड इन 1898। 1898 के बाद फिर 1901 में, इन 1901 क्यूबा के अंदर एक साइंटिस्ट है बाय द नेम ऑफ वॉल्टर रीड, उसने डिस्कवर किया पहली दफा येलो फीवर इन ह्यूमंस, इंसानों के अंदर येलो फीवर, जिसमें तेज बुखार होता है, गला भी खराब होता है, और साथ में जो स्किन जो है उसके ऊपर वो डिस्कलरेशन जो है वो येलोइश कलर होना शुरू हो जाना। तो द एजेंट रिस्पॉन्सिबल इसके लिए भी उन्होंने देखा कि ये पोर्सलिन फिल्टर में से पास कर जाता है, ये भी अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एजेंट है। क्लियर। अब 1901 के बाद फिर बारी आती है वर्क ऑफ ट्वॉर्ट की। 1915 में ट्वॉर्ट काम कर रहा था बैक्टीरियल कॉलोनीज के ऊपर, और बैक्टीरियल कॉलोनीज में क्या देखा उसने कि कुछ बैक्टीरियल कॉलोनीज वो डिसॉल्व हो रही हैं, उनका साइज छोटा हो रहा है। ठीक है। ही टुक दैट वेरी लाइज्ड सैंपल, जो वो कॉलोनी जहां पर वो लाइसिस हो रही है, जहां पर वो डिसॉल्व हो रही है, वहां से सैंपल लिया, उसको हाईली डाइल्यूट किया। डाइल्यूशन समझते हैं ना डियर स्टूडेंट्स? डाइल्यूट करने का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज में पानी डालते जाओ तो वो जो सॉल्यूट है वो कम होता जाएगा उसकी कंपैरेटिवली, और सॉल्वर ज्यादा होता जाएगा, तो हम कहेंगे डाइल्यूट। उसने ना सिर्फ डाइल्यूट किया बल्कि हाईली डाइल्यूट किया उसकी वो लाइज्ड कॉलोनी के सैंपल को, और फिर उसको जो बाकी अनलाइज्ड जहां पर लाइसिस नहीं होता उन कॉलोनीज के ऊपर जब उसको रखा तो वहां पर भी वोलेटिक इफेक्ट शुरू हो गया। क्लियर। सो उसने ये नोट किया कि देयर मस्ट बी अ वायरस जो कि ऐसा कर रहा है, जो कि इन बैक्टीरिया की कॉलोनीज को खत्म कर रहा है। सो ही डिस्कवर्ड बैक्टीरियोफेजेस, बैक्टीरियल कॉलोनीज अंडरगो लाइसिस। उसने क्या नोट किया कि बैक्टीरियल कॉलोनीज दे अंडरगो लाइसिस। लाइसिस का मतलब यहां पर है, ये एमसीक्यू के लिए मार्क करना है, यहां पर लाइसिस का मतलब है डिसॉल्व्ड या फिर डिसअपीयर्ड, and the lysis could be transferred from one colony to other even by highly diluted material from the lyised colony। अब हाईली डाइल्यूटेड मटेरियल लाइज्ड कॉलोनी का भी लेके उसको दूसरी कॉलोनी पे शिफ्ट करो तो उसके अंदर भी वो लिटिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। सो ही कंक्लूडेड, उसने कंक्लूड क्या किया, द लिटिक एजेंट माइट बी वायरस। क्या हो सकता है? वायरस, क्योंकि बैक्टीरिया छोटा था वो उस वक्त की, और उससे छोटे क्या समझे जाते थे? द फिल्टरेबल वायरसेस। फिर उसके 2 साल बाद अनदर साइंटिस्ट बाय द नेम ऑफ डी हैरो इन 1917, उसने इसी फिनोमिना को जो ट्वॉर्ट ने किया था उसको रिडिस्कवर किया। मतलब उसने भी सेम प्रोसेस रिपीट किया और यही उसको रिजल्ट्स मिले। और फिर ही वाज द फर्स्ट हु यूज्ड, ये याद रखना एमसीक्यू उसके लिए मार्क करें, एक तो रीडिस्कवर्ड दिस फिनोमिना मतलब ये वाला, और दूसरा यूज द वर्ड बैक्टीरियोफेज मीनिंग बैक्टीरिया ईटर। बैक्टीरियो का मतलब बैक्टीरिया, फेज मींस टू ईट, यानी कि बैक्टीरिया को खाने वाले। एक्चुअली वो इन्फेक्ट होते थे, वो रप्चर होते थे, तो वो बैक्टीरिया कम होना शुरू हो जाते, तो इट लुक्स लाइक द बैक्टीरिया इज बीइंग ईटन। क्लियर। और फिर फाइनली in 1935 there was another scientist by the name of Stanley. He was the first who purified viruses and crystallized the tobacco mosaic virus। और जिस यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन का मतलब समझते हैं ना, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस का मतलब है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग कंपोनेंट्स ऑफ वायरस। वायरस के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे क्या हमने पढ़ा, उसमें क्या कंपोनेंट्स हैं? उसके पास प्रोटीन कोट है, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है, इनटू पार्टिकल्स, उनको ट्रांसफॉर्म किसमें कर दिया जाए? पार्टिकल्स में, एंड डिस्क्राइबिंग देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस।